इसमें कोई शक नहीं कि ब्रिटिश साम्राज्य की ज्यादतियों और क्रूरता के प्रति भारतीयों में गुस्सा और नाराजगी है। लेकिन सच ये भी है कि आज अंग्रेजों के बैरभाव रखने वाले भारतीय बेहद कम हैं। रॉलेट एक्ट का असर, और यह ऐतिहासिक सच्चाई है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक इतिहास के सबसे दमनकारी अत्याचारों की वजह मेरे परदादा द्वारा निर्मित और उनके नाम से प्रसिद्ध कानून था। इस कानून को रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है और 13 अप्रैल 1919 को नरसंहार जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह यही कानून था। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ ही अपने पहले अहिंसक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। तब तक उनका शुमार भारतीय राष्ट्रीय नेताओं की अग्रणी पंक्ति में नहीं हुआ था। इस कानून के तहत साम्राज्य के खिलाफ षड्यंत्र के महज शक के आधार पर नागरिक अधिकारों को छीन लेने का प्रावधान था, और इसके मायने ये थे कि किसी राजद्रोही अखबार की एक प्रति रखने पर भी बिना किसी मुकदमे के 2 साल की सजा हो सकती थी। इसी कानून का विरोध करने के लिए गांधी के आह्वान पर हजारों भारतीय 13 अप्रैल 1919 को चहारदीवारी से घिरे जलियांवाला बाग में जमा हुए। उद्देश्य था मेरे परदादा सिडनी रॉलेट के बनाए इस कानून के खिलाफ अपने क्षोभ और गुस्से की अभिव्यक्ति। आज लगभग 1 सदी बाद भी यह अमृतसर की उस बेहद शर्मनाक और क्रूर घटना को याद रखना जरूरी है। मैं पिछले हफ्ते पहली बार जलियांवाला बाग गया। इस अनुभव ने मुझे हिलाकर रख दिया। जलियांवाला बाग बोर्ड के चेयरमैन S.K. मुखर्जी मुझे एक सकरे रास्ते से बाग में ले गए। इसी रास्ते से ब्रिटिश फौज का कमांडर ब्रिगेडियर जनरल डाय अपने सैनिकों के साथ बाग में पहुंचा। श्री मुखर्जी ने कहा कि नरसंहार के दिन उनके दादाजी वहां मौजूद थे और वे बताया करते थे कि सैनिकों ने 2 अर्धवृत्ताकार घेरे बनाकर बाहर जाने के एकमात्र मार्ग को अवरुद्ध कर दिया और निर्दोष भीड़ को निशाना बनाने लगे। डाय और उसके सैनिकों ने बिना किसी चेतावनी के गोलियां बरसानी शुरू कर दी। षष्ठीचरण मुखर्जी एक मंच के पीछे छुप गए और वे गोलियों से बच गए। उन्होंने बाद में बताया कि कैसे सिपाहियों ने आंदोलनकारियों को सीधा निशाना बनाया था। वे 10 मिनट तक गोलियां बरसाते रहे। 1650 राउंड गोलियां चली और 379 लोग मार डाले गए। गैर सरकारी भारतीय स्रोतों के मुताबिक मृतकों की संख्या कहीं अधिक थी। इस नरसंहार में 1137 लोग घायल हुए। षष्ठीचरण मुखर्जी के पोते ने मुझे वह कुआं भी दिखाया जहां कई लोग अपनी जान बचाने के लिए कूद गए थे। बाद में कुएं से 120 शव निकाले गए। जब हम बाग की ओर वापस मुड़े तो श्री मुखर्जी ने कहा कि उनके दादाजी को याद था कि सैनिकों की गोलियां लगभग खत्म हो चुकी थी। तभी जनरल डायर ने सैन्य टुकड़ियों को गोलीबारी बंद करने और वापस लौटने का हुक्म दिया। उन्होंने घायलों की कोई मदद नहीं की। उसके बाद डायर ने कर्फ्यू लगा दिया और सड़क पर किसी भी भारतीय को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया। घायल जमीन पर पड़े पीड़ा में कराहते रहे। मुझे हैरानी थी क्योंकि उनके मन में मेरे प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी। उन्होंने कहा, आप शर्मिंदा हैं, इसलिए मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। तो इस सब से ब्रिटेन के प्रति भारत के रवैये के बारे में हमें क्या पता चलता है? अमृतसर का नरसंहार भारत के इतिहास में एक प्रमुख निर्णायक मोड़ था। इतिहासकार A.J.P. टेलर के मुताबिक ये वह निर्णायक मोड़ था जिसने भारतीयों को ब्रिटिश राज से विमुक्त कर दिया। नतीजतन भारत के सभी स्कूलों में रॉलेट एक्ट और स्वतंत्रता आंदोलन में इसकी भूमिका इतिहास के पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग है। करोड़ों भारतीय विद्यार्थियों द्वारा पढ़ी जाने वाली पाठ्य पुस्तक के मुताबिक रॉलेट सत्याग्रह ने ही गांधी जी को सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय नेता बना दिया। 2.5 वर्ष पहले जब मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ भारत आया तो मुझे चिंता थी कि हमारा पारिवारिक नाम कहीं मेरे लिए मुश्किलें तो पैदा नहीं करेगा। मैं चिंतित था कि क्या साम्राज्यवादी बुराई के एक प्रतीक का वंशज होना BBC के दक्षिण एशियाई संवाददाता के रूप में मेरी भूमिका के निर्वहन में बाधक तो नहीं होगा।